नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी बिहार स्पेशल की जो सीरीज चल रही है आधुनिक बिहार का इतिहास, इसके 9वें क्लास में हम लोग आ चुके हैं। और आज के क्लास में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगी, जो मुख्य टॉपिक है, वो 1937 का प्रांतीय चुनाव जो बिहार में संपन्न हुआ था वो, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, उसमें बिहार में क्या योगदान रहा, फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों पार्टियों के गठन कब हुई, इनके बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इन सारे टॉपिक को हम लोग 35 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और साथ ही व्याख्या के माध्यम से इन पूरे टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, कोई भी बड़े युद्ध की तैयारी या फिर बड़े गोल की तैयारी करते हैं ना, उसमें एक छोटा ब्रेक बहुत ज़रूरी हो जाता है खुद को एनर्जेटिक करने के लिए और लक्ष्य को फिर से साधने के लिए। तो जो एक छोटा सा ब्रेक था और फेस्टिवल सीजन था, दिवाली और बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ, उम्मीद है आपने इन दोनों ही पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। अब वक्त को जाया किए बिना हम लोग छात्रों के सबसे बड़ा महापर्व जो कि बीपीएससी है, उसकी शुरुआत, उसके लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आज के पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिवेशन के प्रावधान के तहत बिहार में 1937 का प्रांतीय विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1893। और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। देखते हैं इसके व्याख्या को। और इस व्याख्या, दोस्तों, हमारे प्रश्न की जो व्याख्या होते हैं ना, वो आपको नोट्स की तरह है। इस व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आगे के प्रश्न उस व्याख्या से ही प्रश्न निकालकर हमने बनाया है। तो आप व्याख्या को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। एक दो बार अगर व्याख्या सुन लिए तो आप उस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव पूरे देश में हुए। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। उस समय यूपी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, ठीक है। तो कांग्रेस को इन सारे जगहों पर पूर्ण बहुमत मिला। बिहार में 129 निर्वाचक मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। इनमें 70 आम निर्वाचन मंडल थे, 39 मुसलमानों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 1 एंग्लो इंडियन के लिए, 2 यूरोपीय और 13 विशेष निर्वाचन मंडल क्षेत्र सुरक्षित थे। और यह जो चुनाव हुआ बिहार में, वह 22 से 27 जनवरी 1937 के बीच हुआ, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। कुल 152 सीटों पर चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने 160 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। और इन 160 सीटों में से कांग्रेस ने 98 सीटों पर उनके प्रत्याशी विजय हुए थे। तो कुल निर्वाचन मंडल कितने बनाए गए थे? 29। कुल सीटों की संख्या कितनी थी बिहार में? 152। कांग्रेस ने कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे? 107। और कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए थे? तो 98 सीट कांग्रेस को मिली थी। और यह चुनाव कब हुआ था? तो 22 से 27 जनवरी 1937 को हुआ था यह चुनाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रश्न, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे? बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे? ऑप्शन है आपके सामने, 129, 171, 121, 152। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 129। कुल 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे और सीटों की संख्या थी 152। कांग्रेस ने 107 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उनको कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? 98 सीटों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, कब हुए थे? ऑप्शन है आपके सामने, ए
22 से 27 जनवरी 1935 को, बी 22 से 27 जनवरी 1936 को, सी 22 से 27 जनवरी 1937 को, डी 22 से 27 जनवरी 1938 को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पहले प्रश्न के व्याख्या में आपको भी इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा, ऑप्शन सी 22 से 27 जनवरी 1937 ईस्वी को बिहार में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी, यानी कितने सीटों पर हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 129, 171, 121, 152। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 152 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 68, 71, 98, 92। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 98। और पहले प्रश्न की व्याख्या में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस व्याख्या में सारे प्रश्नों के उत्तर सम्मिलित है। कांग्रेस ने कुल 107 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारे थे और उसमें उन्हें 98 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के उस समय राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एमजी हैलेट, विलियम टेलर, एल्बर्ट गेट। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एमजी हैलेट उस समय 1937 में बिहार सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न, 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? ऑप्शन है आपके सामने यूनुस सलीम, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनुस। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला सरकार का गठन बिहार में हुआ था। अब व्याख्या में देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं व्याख्या के माध्यम से। जब सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी तो कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कृष्ण सिंह क्यों नहीं बने मुख्यमंत्री? 24 मार्च 1937 ईस्वी को बिहार के तत्कालीन गवर्नर एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। ठीक, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी इसलिए, लेकिन गवर्नर यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी स्वतंत्र रूप से उनको कार्य संचालन करने का आश्वासन नहीं दिया गया। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तदुपरांत गवर्नर ने दूसरे सबसे बड़े पार्टी जो थी इंडिपेंडेंट पार्टी, उनके जो नेता थे मोहम्मद यूनुस, उनको मंत्रिमंडल बनाने का न्योता दिया। इस प्रकार 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। तो बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को किसके नेतृत्व में बना? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। और वो किस पार्टी से थे? इंडिपेंडेंट पार्टी से। ठीक है, इस व्याख्या के तहत आपको सारे प्रश्नों के जो कॉन्सेप्ट है वो मिलेंगे, आगे हम लोग उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जो राज्यों के जो प्रांतों के जो मुख्यमंत्री था उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुख्यमंत्री को ही उस समय प्रधानमंत्री की उपमा दी जाती थी। तो बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री कौन थे? आजादी के पहले की बात है। ऑप्शन है आपके सामने श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, राजेंद्र प्रसाद, एसएन सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस, उसके प्रत्याशी ने सरकार बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, उनके जो नेता थे मोहम्मद यूनुस, ये सही उत्तर होगा। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, जो कि उस समय मुख्यमंत्री का पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था, थे। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का पद ही पदनाम प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल कब बना? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में इन सारे प्रश्नों का उत्तर है। ऑप्शन है आपके सामने 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1939, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1938। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए
और यह चुनाव कब से कब तक हुए, तो 22 जनवरी से 27 जनवरी 1937 ईस्वी के को हुई। 22 से 27 जनवरी के बीच हुई थी। और निर्वाचन मंडल कितने बनाए गए थे, निर्वाचन मंडल क्षेत्र 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए थे। और कुल बिहार में सीटों की संख्या कितनी थी, 152। कांग्रेस ने कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारा था, तो 107 सीटों पर, 107 पर। और उनके कितने प्रत्याशी विजयी हुए थे विधानसभा चुनाव में, तो 98। लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अधिकार के मामले पर उन्होंने मंत्रिमंडल गठन, सरकार के गठन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी, उनके जो नेता थे मोहम्मद यूनुस, उनको राज्यपाल ने न्योता दिया। राज्यपाल कौन थे, एमजी हैलेट, न्योता दिया सरकार बनाने के, और उन्होंने सरकार बनाया। किसने, मोहम्मद यूनुस ने। और 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को अपना उन्होंने भारतीय मंत्रिमंडल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बना। ठीक है, पूरे कहानी को हम लोग एक बार रिपीट कर लिए। अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, 20 जून 1937 ईस्वी को, 20 मार्च 1937, 20 जुलाई 1937, 20 मई 1937, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 20 जुलाई 1937 ईस्वी को कांग्रेसी मंत्रिमंडल का बिहार में गठन हुआ। देखते हैं क्या हुआ, क्यों मोहम्मद यूनुस के सरकार ने अपना गठन जो था वो भंग करके कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाया गया। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नीलितगो, उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड नीलितगो, के द्वारा मंत्रियों के कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप न करने का आश्वासन के पश्चात 7 जुलाई 1937 ईस्वी को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकार के गठन की स्वीकृति प्रदत्त की। जब वायसराय का हस्तक्षेप हुआ, लॉर्ड नीलितगो ने यह आश्वासन दिया कांग्रेस को कि वह सरकार के गठन में, सरकार के मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने राज्य में अपने सरकार बनाने की जो है उसको स्वीकार कर ली। और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जिन्हें उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। तो बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। श्री रामदयाल सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी को विधानसभा के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। यानी रामदयाल सिंह को कांग्रेसी मंत्रिमंडल में विधानसभा का अध्यक्ष और अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब पिछले इस प्रश्न के व्याख्या में आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, तो इस व्याख्या को आप अच्छी तरह से सुनिएगा। तो 20 जुलाई को कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ बिहार में। ठीक है, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी श्री कृष्ण सिंह। और इसका उत्तर पिछले प्रश्न के व्याख्या में आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन के समय विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है आपके सामने, श्री रामदयाल सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्री रामदयाल सिंह को कांग्रेसी मंत्रिमंडल के विधानसभा में अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी क्या थे, उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो ए उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए 1 अप्रैल 1937, 20 जुलाई 1937, 15 फरवरी 1938, 26 फरवरी 1938, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 15 फरवरी 1938 ईस्वी को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। किस मुद्दे पर? तो राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर। व्याख्या में देखते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ। राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिया था। बाद में 26 फरवरी 1938 ईस्वी को ही बिहार के प्रधानमंत्री, जो कि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर कौन थे, एमजी हैलेट, बिहार के गवर्नर कौन थे, एमजी हैलेट, के बीच वार्ता से राजनीतिक बंदियों की समस्या सुलझ जाने के बाद
मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर पुनः अपना काम शुरू किया। तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, यह त्यागपत्र दे देती है राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर। राज्यपाल से उनका मतभेद हो जाता है, क्योंकि सरकार का गठन ही हुआ था कि मंत्रियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे राज्यपाल। और 15 फरवरी 1938 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा। लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, उनके बीच वार्ता होती है और 11 दिन बाद ही यानी 26 फरवरी 1938 ईस्वी को त्यागपत्र को वापस ले लिया जाता है और मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह एक बार फिर से अपना कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने दूसरी बार कब त्यागपत्र दे दिया? तो पहली बार तो त्यागपत्र दिया था 15 फरवरी 1938 ईस्वी को। अब दूसरी बार कब त्यागपत्र दिया? ऑप्शन है आपके सामने, 31 अक्टूबर 1938 को, 31 अक्टूबर 1939 को, 31 अक्टूबर 1940 को, 31 अक्टूबर 1941 को। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 31 अक्टूबर 1939 यानी बी। देखते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ। व्याख्या में, सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय विधान मंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिया। उस समय कांग्रेस की जहां जहां भी सरकार थी, उस सरकार ने अपने मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसमें बिहार भी शामिल था। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1939 था वो दिन। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो दूसरी बार कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र दिया था। पहली बार कब? 15 फरवरी 1938 ईस्वी को। ठीक है, तो आप कहानी को रिपीट करते रहिएगा ना, तो क्वेश्चन काफी इजी वे में आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? ऑप्शन है 1, 10, 2, एक भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मुस्लिम लीग के टिकट से कोई भी प्रत्याशी चुनाव में नहीं जीता था। अब व्याख्या में देखते हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य बिहार विधानसभा के लिए नहीं चुना गया था। इसके बावजूद बिहार की 2 स्थानीय पार्टियां थी। कौन कौन सी? यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी और अहरार पार्टी। इन दोनों का विलय मुस्लिम लीग में हो गया। मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन दिसंबर 1939 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पटना में हुआ था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1937 ईस्वी में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित हुई थी? तो कौन कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग में विलय हुई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, अहरार पार्टी, ए और बी दोनों, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी और अहरार पार्टी, इन दोनों का विलय मुस्लिम लीग में हो गया था और ये दोनों बिहार के स्थानीय पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 नहीं, यहाँ पे 39 होगा, गलती से 38 टाइप हो गया। 26 दिसंबर 1939 ईस्वी को कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, इलाहाबाद में, पटना में, गया में, जमालपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 26वां मुस्लिम लीग का अधिवेशन 26 दिसंबर 1939 ईस्वी को पटना में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार शरीफ में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ था? कौन सा वर्ष था? ऑप्शन है आपके सामने, 1937, 1939, 1940, 1941, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 1941 ईस्वी में। अब व्याख्या में देखते हैं। 1941 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने के कारण बिहार शरीफ में भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ।
बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा था कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। गांधी जी का यह कथन था। तो ये हिंदी मुस्लिम एकता को जोड़ देते हुए उन्होंने एक बात कही थी। और किस कारण से था, तो मुस्लिम लीग जो था वो पाकिस्तान दिवस मना रहा था और हिंदू महासभा पाकिस्तान विरोध दिवस मना रहा था, जिसके बीच भयंकर सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। कब? 1941 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार यंग मेंस इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय छात्र दिवस किसकी अध्यक्षता में मनाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी। बिहार यंग मेंस इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय छात्र दिवस राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया था। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न लेते हैं। किसके द्वारा बिहार में यूथ लीग और प्रत्येक गांव में तूफानी जत्था का संगठन किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, समाजवादियों द्वारा, कांग्रेसियों द्वारा, किसान सभा द्वारा, साम्यवादियों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी समाजवादियों द्वारा। व्याख्या में देखते हैं, समाजवादियों द्वारा यूथ लीग और प्रत्येक गांव में तूफानी जत्था का संगठन किया गया। 18 फरवरी 1940 ईस्वी को मजदूरी की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए एक भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश को गिरफ्तार करके 6 माह की कड़ी कैद की सजा दी गई थी। किनको? तो जमशेदपुर में एक भाषण देने के दौरान उस समय एक नया कानून आया था, भारतीय रक्षा कानून। इसके तहत जो भी लोग भाषण देते थे और सरकार को ये लगती थी कि ये भड़काऊ भाषण है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था इस कानून के तहत। तो जमशेदपुर में जयप्रकाश नारायण को भाषण देने के दौरान 6 माह गिरफ्तार करके 6 माह की सजा दी गई थी। बिहार में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सी? सर्च लाइट और इंडियन नेशन ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुचित कदम कहा और 10 मार्च 1940 ईस्वी को सारे प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। 10 मार्च 1940 ईस्वी को उनके बंदी के विरोध में, उनको गिरफ्तार करने के विरोध में पूरे बिहार में 1940 को 10 मार्च 1940 को जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। दोस्तों जब भी जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया है ना, तो उनके प्रतिक्रिया के रूप पूरे राज्य में लोगों ने जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया था। यह एक बार फिर आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी मिलेगा, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। तो आगे जब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के टॉपिक को कवर करेंगे वहाँ पे इस प्रश्न को भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 1940 ईस्वी को मजदूरी की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए एक भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत किसे गिरफ्तार किया गया था? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसका आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी लोकनायक जयप्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। किस दिन समूचे बिहार प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, 10 जनवरी 1940, 10 फरवरी 1940, 10 मार्च 1940, 10 अप्रैल 1940, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 10 मार्च 1940 ईस्वी को पूरे बिहार प्रांत में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शीलभद्र याजी को 16 मई 1940 ईस्वी को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में कहां पर गिरफ्तार किया गया था? तो जो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो सबसे बड़े नेता थे शीलभद्र याजी, इनको भी भारत रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। कहां पे? ऑप्शन है आपके सामने, छपरा में, पटना में, चंपारण में, गया में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी छपरा में शीलभद्र याजी को भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, 28 दिसंबर 1940, 20 सितंबर 1940, 28 सितंबर 1940, 28 नवंबर 1940, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी 28 नवंबर 1940। व्याख्या में देखते हैं, गांधी जी के निर्देश पर संपूर्ण भारत के साथ ही बिहार में भी 28 नवंबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था।
श्री कृष्ण सिंह बिहार में प्रथम और अनुग्रह नारायण सिंह द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो पूरे देश में 28 नवंबर 1940 को ही प्रारंभ किया गया था गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, और बिहार में भी उसी दिन यानी 28 नवंबर 1940 को ही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। और पूरे देश में जो प्रथम सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, तो प्रथम सत्याग्रही थे पूरे देश में विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह बिहार में प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पिछले प्रश्न के व्याख्या में हमने पढ़ लिया है, ऑप्शन डी यानी श्री कृष्ण सिंह बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, और अब्दुल बारू दूसरे सत्याग्रही थे, अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे बिहार में। और पूरे देश में पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह बिहार में श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, हिंदी में हो जाएगा बिहार समाजवादी दल, कब गठित हुई थी? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 1921, 1927, 1931, 1934। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुई थी। अब इसको व्याख्या में हम इसको समझते हैं टॉपिक को। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन के पूर्व एक बिहार समाजवादी पार्टी और एक दूसरा था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो वही है, कांग्रेस समाजवादी के गठन के पूर्व ही बिहार में 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा इत्यादि के बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। इनके अन्य प्रमुख सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि जैसे नेता थे। उसके पहले भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के पूर्व ही 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया था, और ये लोग उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सारे प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में देखिएगा तो कौन कौन शामिल थे समाजवादी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में? फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, गंगा शरण सिन्हा। तो इनमें से व्याख्या में केवल एक फूलन प्रसाद वर्मा ही हैं जो उस समय शामिल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। ऐसे शामिल तो थे 4-5 लोग, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, लेकिन इस व्याख्या में जो प्रश्न का जो ऑप्शन है उसमें केवल एक ही है, फूलन प्रसाद वर्मा, इसलिए ए उत्तर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसकी अध्यक्षता में समाजवादियों का एक सम्मेलन 17 मई 1934 ईस्वी को बंबई में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अब देखते हैं व्याख्या में। समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 ईस्वी को बंबई में हुआ था। यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कौन सी पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब? 1934 ईस्वी में बंबई में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में। ठीक, और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है। 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। गठन हुआ मुंबई में 4 लोगों के सहयोग से, जिसकी अध्यक्षता की थी आचार्य नरेंद्र देव ने। समाजवादियों का एक सम्मेलन हुआ था उस समय, और वहां पर निर्णय लिया गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाए। गठन भी हुआ, और इसका पहला अधिवेशन पटना में हुआ था उसी साल 1934 में ही। और यहीं पर 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब? 1934 ईस्वी में। समाजवादियों को एक सम्मेलन कहाँ हुआ? 1934 ईस्वी में बंबई में, और वहां पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ठीक है,
और इसका पहला अधिवेशन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ। आगे बढ़ते, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1921, 1927, 1931, 1934। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1934 ईस्वी में समाजवादियों का एक सम्मेलन, डी उत्तर इसका सही होगा 1934। अब हम लोग रिपीट करते हैं एक बार, समाजवादियों का एक सम्मेलन 17 मई 1934 ईस्वी को बंबई में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। और उसमें जो शामिल लोग थे, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता। और इनके प्रयत्नों से ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उस सम्मेलन में जो हुआ, उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन का निर्णय लिया गया 1934 में ही। और इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन उसी साल 1934 में ही कहाँ हुआ? पटना में। वही पटना में हुआ और वहीं पे जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसका गठन 1931 ईस्वी में हुआ था, उसका औपचारिक गठन की भी घोषणा कर दी गई। कब? 1934 ईस्वी में ही। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो औपचारिक घोषणा की गई, उस समय उसके अध्यक्ष बनाए गए आचार्य नरेंद्र देव और सचिव बनाए गए जयप्रकाश नारायण। और इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही अंतर है बिहार सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। किनके प्रयत्नों से मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किनके प्रयत्न थे? तो ये सारे लोग उसमें शामिल थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। आचार्य नरेंद्र देव भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, मीनू मसानी भी थे और अशोक मेहता भी थे। बल्कि उस सम्मेलन की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी, लेकिन इन चारों के प्रयत्नों से ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? बंबई में। किनके प्रयत्नों से, अब आगे बढ़ते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, मुंबई, कलकत्ता, पटना, मद्रास, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, व्याख्या में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, उत्तर सी होगा, यानी पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था। बंबई में सम्मेलन हुआ, उसमें निर्णय लिया गया, गठन किया गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, और अधिवेशन, पहला अधिवेशन उसी साल पटना में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1921, 1927, 1931, 1934। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1934। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था अनौपचारिक तरीके से, लेकिन 1934 का जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो अधिवेशन हुई थी ना पटना में, उसमें अब निर्णय लिया गया कि उस बिहार सोशलिस्ट पार्टी को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में औपचारिक गठन कर दिया जाए। और 1934 में गठन भी हुआ और उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन बने? जयप्रकाश नारायण। अब आपको याद हो गया होगा पूरी कहानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जो बिहार की सोशलिस्ट पार्टी थी ना 1934 के बाद, उसको बिहार सोशलिस्ट पार्टी या बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता था, क्योंकि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तत्वाधान में ही इसका औपचारिक गठन हुआ था। तो बात वही है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी आचार्य नरेंद्र देव उसके अध्यक्ष चुने गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी जयप्रकाश नारायण सचिव चुने गए थे। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको एक बार मैं समझा देता हूं। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अनौपचारिक गठन हुआ था। औपचारिक गठन हुआ 1934 ईस्वी में, इसमें कई लोगों के प्रयास से वह गठन हुई थी। फिर समाजवादी जितने भी नेता थे ना, उनका एक सम्मेलन 17 मई 1934 ईस्वी को बंबई में हुआ।
और उसमें शामिल कौन कौन से लोग थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता। और उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आचार्य नरेंद्र देव ने। समाजवादियों का सम्मेलन था। उसमें यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाए, और वहीं पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ बम्बई के सम्मेलन में। और इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला जो अधिवेशन ना उसी साल 1934 ईस्वी में पटना में हुआ। और उस पटना में जब ये अधिवेशन हुआ, वहाँ पे यह निर्णय लिया गया कि जो 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी है ना, इसको औपचारिक रूप से इसका गठन कर दिया जाए। इसके जो सदस्य थे वो लोग भी इसमें शामिल हुए, और जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में हुआ। और उस बिहार सोशलिस्ट पार्टी को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तत्वाधान में यह निर्णय लिया गया था। और इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन जो 1934 में हुआ, उसमें मैं अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे, चुने गए। ठीक है, तो आज का जो ये प्रश्नों की श्रृंखला है, ये आज अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है कि हमारा बिहार से संबंधित ये जो सीरीज है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो स्टडी अफेयर्स के इन प्रयासों को आप थोड़ा सा प्रमोट करिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतिम क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, फिर जो था दूसरा प्रांतीय चुनाव, और फिर स्वतंत्र बिहार, और स्वतंत्र बिहार में गठन, किसके मंत्रिमंडल की सरकार बनी, इससे संबंधित सारे प्रश्न को एक ही क्लास में कल हम लोग समाहित करेंगे। तो कल अंतिम क्लास होगा आधुनिक बिहार के इतिहास का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर।